हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के 6 बड़े पिटफॉल्स यानी 6 बड़ी गलतियों की चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन पिटफॉल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको लॉन्ग टर्म में काफी फायदे हो सकते हैं। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So without taking any more of your time, let's get started. दोस्तों, आपकी हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की वन ऑफ द मेजर पिटफॉल्स और सबसे बड़ी पिटफॉल कभी कभी ये रहती है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को। हम ये सोचते हैं, हम एक पाइप ड्रीम में रहते हैं, हम एक सुंदर सा सपना देखने लगते हैं कि हमें बहुत शानदार रिटर्न्स आने वाले हैं। 20, 25, 30% के रिटर्न, 15, कम से कम तो मिनिमम 15% के रिटर्न तो है ही। तो ये आपकी हमारी जो ओवर एस्टिमेशन होती है ये लॉन्ग टर्म में हमको हर्ट कर सकती है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते हो। आपको रिटर्न हो सकता है इक्विटी से आ जाए 15-18%, 20% भी हो सकता है कुछ साल के लिए आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितने दिनों तक वो सस्टेन करेगी, और अगर सस्टेन करेगी भी तो क्या आपको उसके बेसिस पे, उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, उस होप और आशा के बेसिस पे क्या आपको प्लानिंग भी करनी चाहिए? क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो, रिटर्न एक्सपेक्टेशन कुछ मानते हो और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपको मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है टू रीच अ सर्टेन गोल। तो अगर आप स्टार्टिंग के स्टेप में ही, बिगिनिंग स्टेप में ही अगर एक बहुत बड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मान लोगे, वो 15%, 20%, 18% की फिगर मान लोगे, तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग अमाउंट है, जो रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग अमाउंट की, वो काफी कम आपको दिखेगी। राइट? तो आपको तो काफी अच्छा लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि वाह, मैं तो इतने कम अमाउंट से भी इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर लूंगा 25-30 साल में। तो वो सोचने के लिए तो अच्छा, और हो सकता है वो सच भी हो जाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको 15-18% के रिटर्न आ जाए फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप उस पे बैंक करके, आप ऑलरेडी उसको एक्सपेक्ट करके आप अगर वो कैलकुलेशन करते हो तो आप ऑलरेडी कम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप एक गलत फहमी में रहोगे, आप एक खुशफहमी में रहोगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके भी मैं अपने गोल्स तक पहुंच सकता हूं। और अगर उतने रिटर्न्स आपको नहीं मिले, अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अनरीजनेबल प्रूव हो गई, तो फिर आप बहुत ज्यादा लैग कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपकी गैप हो सकती है गोल फुलफिलमेंट में। आपके गोल से आप बहुत पीछे जा सकते हो क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन ही इतनी अनरीजनेबल रखी थी शुरू में ही, और जिसके कारण कि आपने इन्वेस्टमेंट कम की, सेविंग कम की, इन्वेस्टमेंट कम की, और आपके गोल्स फुलफिल नहीं हो पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप इक्विटी और डेट दोनों के ही रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एट द स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सेट कर रहे हो तो आप उसको बहुत ही रीजनेबल लेवल पे रखो। अगर आपको थोड़ा एग्जैजरेट करना ही है तो आप ऑन दी लोअर साइड एग्जैजरेट करो, थोड़ा और ओवर कंजर्वेटिव होके एस्टिमेट करो। क्योंकि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, आपने अगर सोचा कि मुझे 10% के रिटर्न मिलेंगे या फिर बहुत हुआ 12% के रिटर्न मिलेंगे, और अगर आपको 15% के रिटर्न मिल गए तो आपको ये प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा, आपके लिए वो सिचुएशन बहुत ही प्लेजेंट होगी, क्योंकि आपको जितनी कॉर्पस चाहिए थी उससे ज्यादा कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाओगे, आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर पाओगे। लेकिन आप अगर शुरू में ही एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मुझे 15% की रिटर्न मिलेगी और एक्चुअली जो रियलिटी होगी वो हो सकता है 10%, 12% तक हो, तो आप बहुत ज्यादा, आपकी शॉर्टफॉल हो सकती है, हो सकता है कि आप अपने गोल्स अचीव ना कर पाओ। इसलिए इट इज वेरी प्रूडेंट टू सेट रीजनेबल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा दर्द हो, शुरू में थोड़ा दुख हो, क्योंकि आपको लगेगा कि इतना, जितनी फिगर आ रही है, जितनी हमने कैलकुलेट करके फिगर लाई है कि इतनी इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है हर महीने उस गोल तक पहुंचने के लिए, वो फिगर आपको हो सकता है बहुत दर्दनाक मिले। आपको बहुत दुख हो कि इतना तो मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा और कोई संभावना भी नहीं कि मैं उतना इन्वेस्ट कर पाऊं। लेकिन कम से कम लॉन्ग टर्म में और फ्यूचर में आपको दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा,
क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहेंगी, आपको पता होगा कि आपको गोल्स तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी है। उससे ही रिलेटेड दूसरा पिटफॉल ये है, सबसे बड़ा पिटफॉल, कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं रिस्क, वोलेटिलिटी और बिहेवियरल चैलेंजेस को। अब इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। रिस्क क्या होती है? जैसे हमने देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उतार चढ़ाव तो वोलेटिलिटी से रिलेटेड है, बट रिस्क की जहां तक हम बात करें तो रिस्क वो होता है कि अचानक से अगर कुछ वर्ल्ड में ग्लोबल कुछ ऐसी कैटास्ट्रोफी हो जाए या फिर कुछ ग्लोबल फेनोमेनन हो जाए जिसपे आपका, हमारा और जो स्टॉक मार्केट में जो जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसका कोई कंट्रोल ना हो। जैसे कोविड, हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा है कोविड का। ये कोविड एक हेल्थ क्राइसिस थी, ये ना इकोनॉमी से रिलेटेड थी, ना फाइनेंस से रिलेटेड थी, ना बिजनेस से रिलेटेड थी। तो इसका किसी भी चीज से ओरिजिन रिलेटेड नहीं था, इसका ओरिजिन था हेल्थ रिलेटेड। लेकिन इसके कारण बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ, जॉब्स पे इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमी पे इंपैक्ट हुआ। तो ऐसे रिस्क जो अनसीन रिस्क हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिस्क हैं, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, और ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जिन्हें कहा जाता है, तो ये हर कुछ साल में आपको दिखते जाएंगे। कभी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, जीएफसी, तो कभी डॉट कॉम बबल हो जाएगा, तो कभी कोविड क्राइसिस हो जाएगी, कभी फिर पता चला कि अब एक 5 साल बाद एक डेट क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि कंट्रीज ने इतना स्टिमुलस दे दिया है, इतना ज्यादा डेट ले लिया है कि उनकी फिस्कल डेफिसिट इतने ज्यादा हो गई है कि एक डेट क्राइसिस हो गई, और बहुत सारे कंट्रीज बैंकरप्ट हो गए या फिर उनकी फिस्कल डेफिसिट ओवरबर्डेंड हो गई। तो कुछ भी नहीं पता। तो हमें चूंकि इन सब चीजों का पता नहीं होता है, ये सब अनफोर्सीन रिस्क हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिस्क हैं, तो इसको आपको अकाउंट करके चलना चाहिए। हम यूजुअली ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के बारे में एस्टिमेट नहीं करते हैं, उनको अकाउंट नहीं करते हैं। फिर वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे जो वोलेटिलिटी रहती है उसको भी अकाउंट नहीं करते। और वोलेटिलिटी से ही रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है बिहेवियरल चैलेंजेस। अब मार्केट में जब ऐसी वोलेटिलिटी आती है, इतनी खतरनाक डाउनटर्न आती है, मार्केट 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्तों के भीतर 40-50% नीचे चला जाता है, तो हमारी जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस हैं टुवर्ड्स ऑल दोज डाउन टर्न्स या अप मूव्स, तो बोथ वेज हमारी जो रिस्पॉन्सेस हैं उसको भी हम अकाउंट नहीं करते। और अकाउंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपनी बिहेवियर के बारे में पता ही नहीं होता है। जब तक आप मार्केट में 30-40-50% का डाउन टर्न नहीं देखते हो, क्रैश नहीं देखते हो, तब तक आपको कुछ नहीं पता होता है कि आप कैसे बिहेव करोगे जब ऐसी सिचुएशन आएगी। तो आप कितने भी बिहेवियरल टेस्ट ले लो, कोई भी एक सर्वे फिल कर दो, बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म्स आपको दिख जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आपसे एक सर्वे भरवाते हैं आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए, कि आप कितना रिस्क एवर्स हो या फिर कितना रिस्क आप ले सकते हो। तो आप कितने भी सर्वे भर लो, कितनी भी आप सिमुलेशन कर लो अपने रिस्क की, लेकिन एक्चुअल रिस्क आपको तभी पता चलती है, आपकी रिस्क एवर्जन या फिर रिस्क प्रोपेंसिटी आपको तभी पता चलती है जब आपको रियल लाइफ में ऐसे क्रैशेस दिखते हैं या फिर ऐसे अप मूव्स दिखते हैं, कि मार्केट अगर एक साल में 30-40% ऊपर चला जाता है, तो क्या आप ग्रीडी हो जाते हो और इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप मार्केट से थोड़ा स्किम ऑफ कर लेते हो अपने प्रॉफिट्स और उसको डेट में डाल देते हो। तो ये एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स है। फिर दूसरा इसका कॉन्वर्स ये है कि मार्केट में जब बहुत बड़ी गिरावट आती है, मार्केट क्रैश करती है, तो क्या आप मार्केट से निकल जाते हो डर के, या फिर आप मार्केट में कन्विक्शन अपनी और दिखाते हो और नीचे के लेवल्स पे और इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट आप इन्वेस्ट करो और थोड़ा और नीचे चली जाए, 10-15-20% और नीचे चली जाए। शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि अगर आप 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल वेट कर सकते हो, तो आपके लिए ये लेवल्स काफी एडवांटेजियस प्रूव हो सकते हैं। तो ये सब जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको तभी पता चलता है जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो, व्हेन यू हैव अ स्किन इन द गेम, तभी आपको पता चलता है। तो ये जो रिस्क है, जो हमने बात करी कि ऐसी कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस, वोलेटिलिटी, जो मार्केट में, इक्विटी मार्केट का मतलब ही है वोलेटिलिटी, इक्विटी मार्केट का दूसरा नाम ही है वोलेटाइल मार्केट। तो रिस्क, वोलेटिलिटी और बिहेवियरल चैलेंजेस को हम अकाउंट नहीं करते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसके बारे में उतना सोचते नहीं कि जब मार्केट में ऐसे क्रैशेस आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एसेट एलोकेशन के बारे में उतना ध्यान से नहीं सोचते। तो ये सब सब चीजें आपको समझनी चाहिए और उनको अकाउंट करना चाहिए और उनको सही से एस्टिमेट करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में रियली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो अगली पिटफॉल, हम मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं द पावर ऑफ टाइम एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो बस पैसा। पैसा मैटर करता है, मनी आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है, जरूर करता है, क्योंकि यू हैव टू हैव मनी टू मेक मोर मनी।
तो वो बात तो हमेशा रहती है, बट बहुत लोग जो पावर ऑफ टाइम होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, उसको रियली अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसको सही से उसकी जो इनॉर्मिटी है उसको समझ नहीं पाते। अब एक सिंपल जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टू दावर एन। तो एन जो है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, ये कितना पावरफुल फैक्टर है। आप सोचिए कि ये एक्सपोनेंट में है, तो इस पूरी चीज को यहाँ पे आर होता है रिटर्न और एन होता है एक्सपोनेंट में टाइम। तो सोचिए कि आप रिटर्न तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर इंपॉर्टेंट है, बट एक्सपोनेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोनेंट की जो इफेक्ट होती है, जो इंपैक्ट होती है, वो आर से भी ज्यादा हो सकती है। और ये हमने पहले की कई सारी वीडियोस में इसको देखा है कि आप सेम अमाउंट अगर ज्यादा लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसकी जो रिटर्न्स होती है, आपकी जो वेल्थ क्रिएशन होती है, वो बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट होती है, वो लीनियर नहीं होती है, वो एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि एन यहाँ पे एक्सपोनेंट में है, पावर में है। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल राइज होती है। पहले के कुछ 7 8 10 साल 12 साल तक आपको लगेगा कि ये तो वेल्थ मेरी एकदम लीनियरली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, एक लीनियर फैशन में बढ़ रही है। लेकिन जब आप 20 साल 25 30 35 40 साल के स्टेज में पहुंच जाओगे, तब आपको वो एक्सपोनेंशियल पार्ट ऑफ द कर्व एक्सपीरियंस होगा, और तब आपको दिखेगा कि एक्चुअली कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग के वंडर्स क्या होते हैं, वो आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो बहुत लोग इस पावर को अंडर एस्टिमेट या अंडर अप्रिशिएट करते हैं। उनको ये चीजें समझने में थोड़ा समय लगता है कि एक्चुअली टाइम इज मनी। जो इस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सैंड वॉच में, कि टाइम इज मनी। जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देंगे ग्रो करने के लिए और सेफ रहने के लिए, इंटैक्ट रहने के लिए, उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। इसलिए टाइम को मनी इसलिए कहा गया, ये कोई इफ्यूमिस्टिकली नहीं कहा गया, सच में टाइम इज मनी। अगली पिटफॉल है जो एक्चुअली एडवांस स्टेज में थोड़ा पता चलता है, कि द पावर ऑफ स्टेप अप इन्वेस्टिंग। ये बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर अप्रिशिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक ग्राफ आप देख सकते हैं, इस चार्ट को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 30 सालों तक 3 व्यक्तियों ने किया, लेट से राम, श्याम और मोहन। तो राम ने कांस्टेंट एसआईपी की, 10,000 की ही एसआईपी की 30 सालों तक। श्याम ने क्या किया कि उस एसआईपी के अमाउंट को, 10,000 की स्टार्टिंग अमाउंट को हर साल 5% से बढ़ाता गया, ओनली 5%। तो इनिशियली क्या थी, 5% ऑफ 10,000 क्या होता है, 500 रुपीज। तो पहले साल उसने 10,000 की मंथली एसआईपी की, दूसरे साल उसने 10,500 की एसआईपी की, उसके बाद फिर और 5% उसका बढ़ा दो तो उतने की एसआईपी की, और ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 30 सालों तक वो अपनी एसआईपी को बस 5% बढ़ाता गया। और ये कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमारी, आप देखते हो कि सैलरी इंक्रीमेंट यूजुअली 5 से 10% के बीच में होती है, 7 8% होती है एवरेज। तो आपकी अगर इंक्रीमेंट हो रही है उतनी, आपकी अगर अर्निंग बढ़ रही है, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग को क्यों नहीं बढ़ा सकते एट द सेम रेट, इन द सेम प्रोपोर्शन, राइट? आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर किसी ने केवल 5%, ये श्याम ने केवल 5% की स्टेप अप एसआईपी की, यानी कि हर साल वो 5% बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। और मोहन ने क्या किया कि मोहन ने उस अमाउंट को 10% बढ़ाया, हर साल 10% बढ़ाया। जहां पे श्याम ने 5% बढ़ाया और राम ने कुछ भी नहीं बढ़ाया, 0% बढ़ाया, वहां पे मोहन ने 10% स्टेप अप किया हर साल। तो आप यहाँ पे उनकी वेल्थ क्रिएशन की ग्राफ देख सकते हो कि कैसे उनकी वेल्थ क्रिएशन डिफर करेगी, वेरी करेगी। 30 सालों में कांस्टेंट एसआईपी, राम ने जो 10,000 की एसआईपी की हर महीने 30 सालों तक, उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू 30 सालों के बाद उसकी जो वैल्यू आ रही है वो करीबन 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास आ रही है। श्याम ने जो 5% की स्टेप अप की, 5% हर साल वो बढ़ाता गया, क्योंकि उसकी हर साल इंक्रीमेंट होती गई 5% 10% के बीच में कहीं पे, तो वो 5% अपनी इन्वेस्टिंग को भी बढ़ाता गया। तो उसकी वैल्यू, जो फाइनल कॉर्पस उसका कलेक्ट हुआ, जो वेल्थ उसकी क्रिएट हुई, उसकी वैल्यू हुई करीबन 5 करोड़। तो राम की हुई 3 करोड़, श्याम की हुई करीबन 5 करोड़। और मोहन, मोहन ने जो 10% की स्टेप अप एसआईपी की 30 सालों तक, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई करीबन 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास। तो राम ने कोई भी अपने एसआईपी में कोई स्टेप अप नहीं किया, उसी एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू किया। 10,000 की एसआईपी की मंथली 30 सालों तक, उसकी वैल्यू बनी 3 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। श्याम ने, जिसने 5% की स्टेप अप एसआईपी की, उसकी वैल्यू क्रिएट हुई करीबन 5 करोड़ के आसपास। और मोहन, जिसने 10% की स्टेप अप एसआईपी की, उसकी वैल्यू बनी करीबन 8.5 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इंक्रीमेंट से कितने बड़े बड़े इंपैक्ट क्रिएट्स हो सकते हैं अगर आप लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो केवल 5% और 10% की एसआईपी अगर आप थोड़ा बढ़ाते जाते हो, इंक्रीमेंट करते जाते हो, और वो बहुत ही नेचुरल चीज है, आप कर सकते हो वो चीज।
क्योंकि आपकी अर्निंग्स और सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं बढ़ा सकते हो उतना? आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरह बढ़ेंगे, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी उसी तरह बढ़ा सकते हो। तो ये अगर आप करते हो, स्टेप अप इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा डिफर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो करीबन 3.25 करोड़ की है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है करीबन 8.5 करोड़ की है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की वेल्थ क्रिएशन की मोहन ने स्टेप अप एसआईपी करके, कंपेयर टू राम जिसने कोई स्टेप अप एसआईपी नहीं की। तो स्टेप अप इन्वेस्टिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट करना आपको हार्म कर सकता है, और अगर आप इसको अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड और इंप्लीमेंट करें तो आपके लिए क्या ह्यूज वेल्थ क्रिएशन डिफरेंस क्रिएट हो सकती है, वो आप इस चार्ट में आसानी से देख सकते हैं। तो स्टेप अप इन्वेस्टिंग इज वेरी पावरफुल। इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ें, थोड़ा रिसर्च करें, और अगर आपको ये बात जचती है तो आप इसको इंप्लीमेंट भी करें अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस में। आखिरी जो चर्चा हम करने वाले हैं, जो पिटफॉल मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का रहता है, वो ये है कि उन्हें एक कांस्टेंट क्वेस्ट रहती है इंफॉर्मेशन की, बट नॉट नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट यू रिसीव एंड यू प्रोसेस। आप उसको समझते हो कि क्या है वो इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करते हो। लेकिन नॉलेज वो तब बनती है जब आप उससे कुछ लर्न करते हो, आप उसको कहीं लर्न करने के बाद इंप्लीमेंट करते हो। तो एक कांस्टेंट जो एक क्वेस्ट रहती है, कांस्टेंट सर्च रहती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहां पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस फंड के बारे में पता करना है, इस स्टॉक के बारे में पता करना है, ये सब सब इंफॉर्मेशन है। नॉलेज ये तब बनती है जब आप इसको अच्छे से प्रोसेस करके, इसको लर्न करके, एसिमिलेट करके आप इसको इंप्लीमेंट करते हो। तो इंफॉर्मेशन ओवरडोज से आप बचें। मैंने पहले की भी एक वीडियो में, आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन ओवरडोज से आप अपने आप को बचा के रखें, इंफॉर्मेशन डाइट पे रहें, आप ज्यादा फोकस करें नॉलेज पे। ऑब्वियसली नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप पहले इंफॉर्मेशन जरूर लें, बट केवल इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट ना करें। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करें, उससे लर्न करें, और फिर अगर आपको वो बात सही लगती है तो उसको नॉलेज की तरह इस्तेमाल करके उसको कुछ इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, अपनी इन्वेस्टिंग प्रोसेस में। इसलिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग को थोड़ा मॉडरेट करें। जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करें उस पर सोचें, उस पर विचार करें, और तब उसको अपनी लाइफ में असिमिलेट करें, इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।